हेलो एवरीवन। हर्ष ट्यूटोरियल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडिया। और मॉडर्न इंडिया में जो टॉपिक लिया है हमने आज, यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ भारत में, उन्होंने अपनी व्यापारिक केंद्र कैसे स्थापित किए भारत में, आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। और आपको बताएंगे, मानचित्र भी हमने बनाया है भारत का। मानचित्र के अनुसार आपको दर्शाया गया है कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ वगैरह, बस्ती वगैरह, व्यापारिक केंद्र वगैरह, फैक्ट्री वगैरह कैसे स्थापित की, उसको भी बताएंगे। और ये भी बताएंगे कंपनी और कंपनी का स्थापना वर्ष, उनका आगमन का जो क्रम था वो भी बताएंगे आपको। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, अंत तक बने रहें इस वीडियो के। और आपको एक रोचक जानकारी और एक कंसेप्ट के साथ एक जानकारी मिलेगी और तथ्य भी मिलेंगे, इसमें आपको कंसेप्ट मिलेगा। तो आइए देखते हैं कंपनी व कंपनी का स्थापना वर्ष। जैसे पुर्तगाली 1498 इसका स्थापना वर्ष है, ब्रिटिश कंपनी का 1600, डच कंपनी का 1602, डेनिश का 1616, फ्रांसीसी का 1664। परीक्षा की अति महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से हम देखें, कई एग्जामों में हमने भी देखा और कई एग्ज़ाम की प्रश्न पत्र को देखा प्रीवियस ईयर के, तो जाना कि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। उसका आगमन का जो क्रम है भारत में, कैसे पुर्तगालियों का आगमन हुआ। जैसे पुर्तगीज 1498, डच 1602, अंग्रेज 1608, डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664। इस परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं, जैसे भारत है ये, मैं आपको इतिहास के थोड़ा सा बैक में लेके जाता हूँ और थोड़ा सा चर्चा कर दूँ। फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत में भी उसको पढ़ेंगे हम विस्तार से, अच्छे से। जैसे कि सब जो अरेबियन कंट्री होते थे, अरेबियन कंट्री और जो तुर्क वाला क्षेत्र है, जो ओटोमन साम्राज्य था, वहाँ से पहले व्यापार होता था। जो अफ्रीका क्षेत्र है, अफ्रीका क्षेत्र से यूरोप का व्यापार होता था। जैसे हाथी दांत है, सोना है और भी ऐसी वस्तुएं थी, वहाँ से व्यापार होता था अफ्रीका से यूरोप के लिए। जो इटली क्षेत्र है वहाँ का बहुत ही सक्षम था और व्यापार केंद्र वगैरह, किलेबंदी वगैरह, तो वो बहुत ही सक्षम था इटली। यूरोप का इटली इतना सक्षम था तो वहाँ पर व्यापार स्थापित हुआ और कई कॉलोनीज स्थापित हुई वहाँ पर, केंद्र भी बने और धीरे धीरे पूरे यूरोपीय कंट्री में फैला वहाँ से। फिर उसके बाद में जैसे अरेबियन कंट्री, तुर्की कंट्री हैं जो, और जो ओटोमन साम्राज्य था, यहाँ से भारतीय जो उपमहाद्वीप है यहाँ पर व्यापार होता था। बहुत पुराना व्यापार का जो साझापन है बहुत पुराना है, प्राचीन है। इसलिए आप देखेंगे, अब भारत की दृष्टिकोण से यूरोप का देखेंगे कि जो कोस्टल एरिया है आपका, तटीय क्षेत्र है, गुजरात से लेके और ये पश्चिम बंगाल तक का क्षेत्र कोस्टल एरिया था, तटीय क्षेत्र था। ये आपका पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है। पश्चिमी तट में गुजरात से लेके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल का, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ये आपका क्षेत्र लगता है वर्तमान वाला। पहले तो कई रियासतों में बटा हुआ था ये, जैसे कर्नाटक था, मैसूर था, हैदराबाद था, आपका अवध क्षेत्र था ये, है ना, जम्मू कश्मीर था ये, और ये गुजरात वाला जो क्षेत्र था। तो ये एकदम बटा हुआ था पहले कई उसमें विभाग में भारत। तो कई कॉलोनीज़ वगैरह, कई उद्योग वगैरह यूरोपियों ने स्थापित किए। सबसे पहले भारत में आने वाले सर्वप्रथम मसाला व्यापार को ध्यान में रखते हुए पुर्तगीज आए 1498 में। उन्होंने अपने उद्योग स्थापित किए, फैक्ट्रियाँ लगाईं, कारखाने लगाए। उस कारखाने में जो होते थे वो एक किलेबंद के रूप में होते थे। किलेबंद का मतलब ये है, उसमें वस्तुओं को संग्रह करके रखा जाता था और वस्तुएं संग्रह करके रखने के साथ साथ वो किलों में भंडार गृह बोलते थे उनको। भंडार गृह से यहाँ से सामान, जो वस्तुएं थीं, यहाँ से यूरोप के लिए भेजा जाता था उनको। यूरोप के लिए भेजने के साथ साथ जो किलेबंदी वाली जो टेक्निक थी, शैली थी, वो पुर्तगीज जो लोग थे उन्होंने इटली से अपनाई थी। वो जो किलेबंद क्षेत्र था, जो रखते थे उद्योग, फैक्ट्री वगैरह, उसी में उनका आवास होता था, उन्हीं में उनका व्यापार केंद्र माना गया, उसी में फैक्ट्री कारखाने होते थे।
फैक्ट्री कम, वो भंडार गृह ज़्यादा थे और वहीं से उनका वस्तुओं का आवागमन करते थे यूरोप के लिए। ये तो हुई बात पुर्तगीज़ की। पुर्तगीज़ के बाद साथ में मसाला व्यापार को उन्होंने ध्यान में रखा और जो सर्वप्रथम यूरोप कंट्री से, यूरोप देश से आते हुए केप ऑफ गुड होप पर जो वास्को डी गामा नाम का एक यात्री था, जो यूरोपीय था, वो पुर्तगाली देश का था, वहाँ से आया और वहाँ रुका। वहाँ से रुकने के बाद वो भारत की ओर उसका आगमन हुआ। आगमन होने के बाद वो सबसे पहले पश्चिमी तट पर एक कालीकट जगह है, वहाँ पर रुका। तो उसने देखा कि मसाला इतना प्रचलित है यहाँ पर और वो मसाला लेके यहाँ से गया अपने यूरोप। तो मसाला इतना, मतलब जितनी यात्रा में उसके पैसे खर्च हुए, वो मसाले उसके 60 गुना ज़्यादा पैसों से बिका। तो उसको बहुत अच्छा लगा। व्यापार करने के लिए उसने ये कोशिश की कि मैं आया, जितना मेरा खर्च यात्रा में लगा उससे 60 गुना ज़्यादा मुझे मसालों से प्राप्त हो गया। तो वहाँ धीरे धीरे कॉलोनीज़ और उद्योग स्थापित होने लगे। सबसे पहले वहाँ पर जैसे ही वास्को डी गामा आया तो हिंदू शासक था जमोरिन, जो जमोरिन थी वो उपाधि थी हिंदू शासक की। उसने उसका स्वागत किया। स्वागत करने के साथ साथ फिर उसके बाद में और जो अरबी व्यापारी थे उन्होंने उसका विरोध किया। विरोध का कारण आर्थिक कारण था, उन्होंने उसका विरोध किया। विरोध के साथ साथ फिर उसके बाद में भारत में जो पुर्तगाली गवर्नर था सर्वप्रथम 1503 में फ्रांसीसी डी अल्मीडा आया। फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने वहाँ पर स्थापित करने की कोशिश की, तो केंद्र स्थापित कर दिया, कारखाना स्थापित कर दिया फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने। तो एक ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से ये मशहूर है, नीला पानी नीति। नीला पानी नीति क्या है आपको समझाते हैं कि जो कॉलोनीज़, जो आवास, जो व्यापारिक केंद्र, फैक्ट्री, कारखाने लगाए थे, उसकी सुरक्षा के लिए उन जो सैन्य लोग लगे हुए थे, उनसे कहा कि जो किले की सुरक्षा है उसके साथ साथ आपको उस पर कम ध्यान देके आपको जो हिंद महासागर क्षेत्र है उस पर नियंत्रण स्थापित करना है। जिससे क्या होगा, जो हिंद महासागर आपका ये क्षेत्र है पूरा समुद्र से घिरा हुआ है और काफ़ी विस्तार से है फैला हुआ। अगर आपने यहाँ नियंत्रण कर लिया तो कोई भी जहाज़ यहाँ से वस्तुओं को या किसी भी सामान को व्यापार के लिए कहीं भेजा जाएगा जहाज़ के माध्यम से, तो आपका नियंत्रण रहेगा, तो आपका जो वर्चस्व है वो मजबूत रहेगा। तो ये फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने कहा और यही ये नीति थी और व्यापार पर नियंत्रण करने के मनसद से उसने ये स्थापित किया। फिर उसके बाद में एक पुर्तगाली गवर्नर फिर आया, अल्बुकर्क नाम था उसका, और उसने तिमैया नाम का एक हिंदू था, उसकी सहायता से अल्बुकर्क ने 1510 में क्या हुआ, उसने गोवा पर अधिकार हस्तक्षेप कर लिया। जो बीजापुर था, बीजापुर क्षेत्र को अपने अधीन करके गोवा पे अपना केंद्र स्थापित कर दिया। आप गोवा देख रहे हैं ये। तो ये अल्बुकर्क था, ये शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता था। वास्तविक संस्थापक इसलिए माना जाता था कि इसने पुर्तगाली पुरुष और भारतीय महिला को विवाह के लिए प्रोत्साहित किया था, इनको विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। इसी बीच 1661 में शासक था चार्ल्स द्वितीय और रानी कैथरीन थी। ब्रिटिश राजकुमार था ये चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली रानी थी कैथरीन। उससे उसका विवाह कराया। विवाह कराने के बाद में उसने दहेज में बॉम्बे दिया। जो बॉम्बे क्षेत्र है आप देख रहे हैं, बॉम्बे को उसने दहेज में दे दिया। दहेज में देने के बाद फिर क्या हुआ, उसने बॉम्बे को, जो चार्ल्स द्वितीय था ब्रिटिश राजकुमार, उसने ब्रिटिश कंपनी को दे दिया था 1698 में। और 1600 में पहले ही
1600 में ही पहले ही ब्रिटिश लोग अपना स्थापित कर चुके थे, अपना गठन कर चुके थे अपनी कंपनी का, और 1608 में ब्रिटिश लोग आ चुके थे भारत में। तो 1668 में बॉम्बे ब्रिटिश कंपनी को दे दिया था। उसके बाद उसकी क्या भूमिका रही पुर्तगालियों की, उन्होंने भारत में जो स्थापित किया, प्रिंटिंग प्रेस को स्थापित किया, साथ में यूरोपीय भवन निर्माण की जो गॉथिक शैली थी उसके भी अंग वहाँ प्रदर्शित किए और उसको शैली को वहाँ स्थापित किया। यूरोप की जो चित्रकला थी उसके भी अंग वहाँ मौजूद हैं, उसको भी प्रदान करने की कोशिश की भारत में। तो आपको लगेगा कि एक कल्चरल जो सांस्कृतिक गतिविधि है वो भी वहाँ देखने को मिली, और साथ में आर्थिक और प्रिंटिंग प्रेस के साथ आप देख रहे हैं तो उससे भी बहुत बढ़ावा मिला उसको, भारतीय कंट्री को। और जो उसका पुर्तगालियों का पतन का कारण था, पुर्तगालियों का पतन का कारण ईसाईकरण नीति को, ईसाईकरण की नीति और भारतीय लोगों पर उसको थोपने के लिए। तो वहाँ पर जो भारतीय लोग थे वहाँ असंतोष जगा, विरोध की भावना पैदा हुई, उनकी धार्मिक चेष्टाओं को ठेस पहुँची। तो यही कारण रहा, ईसाईकरण नीति एक ऐसी नीति रही कि उससे उसका पतन का कारण दिखाई देता है। और साथ में व्यापार लूटपाट, धीरे धीरे पुर्तगालियों ने लूटपाट भी स्टार्ट कर दी थी, ये भी एक कारण रहा। साथ में कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति, कार्टेज आर्मेडा पद्धति ये थी कि कार्टेज माने होता है परमिट, आर्मेडा माने सेना। जो भी जहाज यूरोप के लिए व्यापार के लिए जाता था तो उससे परमिट लेते थे। जब कोई जहाज भारत से यूरोप की तरफ जाता था तो उससे परमिट लेते थे, परमिट दिखाने के बाद उस जहाज को आगे भेज देते थे। जो परमिट नहीं देता था, सेना या पुर्तगीज लोग उसको लूट लेते थे, उस जहाज को लूटपाट करने के बाद उसको वहाँ से भगा देते थे। तो ये भी एक कारण रहा उनकी पतन का। लेकिन जो परमिट दिखा देते थे उनको गोला बारूद और काली मिर्च का व्यापार की उनको अनुमति नहीं थी। तो ये तो रहा आपका पुर्तगालियों का। उसके बाद में आए डच, डच को देखेंगे। डच 1602 में हॉलैंड की एक कंपनी थी, 1602 में उन्होंने अपना केंद्र स्थापित किया। कंपनी का जो गठन था 17 सदस्यीय बोर्ड के अकॉर्डिंग हुआ, 17 सदस्यीय बोर्ड का गठन हुआ। गठन होने के बाद में उनका नियंत्रण, जो डच कंपनी थी उनका नियंत्रण डच सरकार के अकॉर्डिंग था, डच सरकार के अधीन था। कहने का मतलब वो पूर्ण सरकारी नहीं थी। फ्रांस की जो कंपनी थी, फ्रांसीसी कंपनी, वो पूर्ण रूप से सरकारी थी, लेकिन ये सरकारी नहीं थी। इनको संधि मतलब ट्रीटी, इनको विस्तार पॉलिसी मतलब जो विस्तार नीति थी, मतलब उद्योगों का विस्तार करने की, वो भी उनको राइट नहीं था, अधिकार नहीं था। वो डच सरकार के अकॉर्डिंग ही ट्रीटी होती थी, संधि होती थी, और उनको विस्तार की जो नीति थी उद्योगों को फैलाने की, वो भी डच सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो कोरोमंडल तट है जो आपका व्यापार का आधार बनाया डच कंपनी ने। कोरोमंडल तट आप देखेंगे, ये वाला क्षेत्र है आपका, ये मालाबार तट है, ये कोरोमंडल है। कोरोमंडल पर ही सबसे पहले उन्होंने व्यापार स्थापित किया, आधार स्थापित किया। उसके बाद में ये क्या नाम है, 1605 में जो प्रथम व्यापारिक केंद्र मछलीपत्तनम में लगाया इन्होंने। आप देखेंगे मछलीपत्तनम ये क्षेत्र है, मछलीपत्तनम में सबसे पहले इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। और जो उनका मुख्यालय था इंडोनेशिया जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, तो इंडोनेशिया क्षेत्र में ही इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया। जो बाटविया क्षेत्र था इंडोनेशिया में, वहाँ पर उन्होंने अपना मुख्यालय स्थापित किया। साथ साथ बता दें आपको डच की जो भूमिका रही, जैसे पुर्तगाली लोग मसाला व्यापार के लिए जाने जाते हैं, मसाला व्यापार किया उन्होंने, यहाँ से मसाले को लेके जाते थे और वहाँ पे बिकता था। ऐसे ही
डच लोगों ने भारतीय वस्त्रों को ज़्यादा भूमिका दी और यहाँ से निर्यात किया, वहाँ पे जाके यूरोप में जाके उनको बेचा और फैलाया। तो 1759 में हुआ क्या कि डच और फ्रांसीसी, डच और ब्रिटिशों के बीच में युद्ध हुआ। उसी युद्ध में पराजित हुए वो डच। उस युद्ध को बेदारा का युद्ध बोलते हैं। बेदार एक जगह है, बेदारा युद्ध हुआ, उसमें डचों की पराजय हुई और ब्रिटिशों ने अपने अधीन डचों को कर लिया। डच के जितने भी उद्योग थे उनको अपने अधीन कर लिया। डच आप देख रहे हैं कि हमने गोले से अपनाया है। जैसे ये क्षेत्र है कोचीन, कोचीन में उन्होंने उद्योग स्थापित किया था। उसके बाद हुगली है और ये कासिम बाज़ार है, पटना है। कासिम बाज़ार क्षेत्र ये बंगाल वाला क्षेत्र है पूरा। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि ब्रिटिश जो कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 में हुआ। कहीं कहीं आपको 1599 भी मिल जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 में हुआ, लेकिन इस कंपनी का गठन होने से पहले जो यूरोप के ब्रिटिश लोग थे, इन्होंने भारत के लिए मतलब उनसे बोल दिया कि आप पूर्वी क्षेत्र में जाइए, अपना व्यापार स्थापित कीजिए, अपने केंद्र स्थापित कीजिए, कारखाने वगैरह लगाइए, कॉलोनीज वगैरह बनाइए, जिससे कि व्यापार का आवागमन हो। तो 1588 के बाद इन्होंने 1600 में गठन कर लिया कंपनी का और उनको भारत भेज दिया। भारत भेजने के बाद 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार दिया इन्होंने। जो व्यापारिक मोनोपोली थी 15 वर्षों के लिए चलाया है यहाँ पर। 15 वर्षों के चलाने के बाद 1609 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। 1608 में जहांगीर के शासन में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत में सर्वप्रथम एक केंद्र स्थापित किया, व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। आप सूरत ये देखेंगे, ये वाला क्षेत्र है, गुजरात वाला क्षेत्र आपका, सूरत में सबसे पहले स्थापित किया। सूरत ही क्यों चुना? प्रश्न ये उठता है कि सूरत ही क्यों चुना? सूरत इसलिए चुना कि जो अरेबियन कंट्री हैं वो इसके नज़दीक थी और ब्रिटिश लोगों को पूरा घूम के ना आना पड़े, आसानी होती थी। अरेबियन कंट्री के जो क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए अपना व्यापार कर सकें। सबसे पहले यहीं स्थापित किया इन्होंने। तो उसके बाद में जो 1698 में बंगाल के सूबेदार थे एक अजीमुल शान, उन्होंने अंग्रेज़ों को गोविंदपुर, कोलकाता और सूतानती क्षेत्र की जमींदारी को प्रदान कर दिया अंग्रेज़ों को। जो आप क्षेत्र देख रहे हैं बंगाल वाला, इस क्षेत्र को गोविंदपुर, कोलकाता और सूतानती क्षेत्र को जमींदारी जो थी उसको प्रदान कर दिया ब्रिटिशों को, अंग्रेज़ों को वो कम अधीन कर दिया। तो उसी दौरान एक जॉब चौरनाक था, उसी जॉब चौरनाक ने फोर्ट विलियम कलकत्ता की स्थापना की। ये क्षेत्र देख रहे हैं आप, फोर्ट विलियम कलकत्ता, इसकी स्थापना की जॉब चौरनाक ने। इसका प्रथम प्रेसिडेंट था चार्ल्स अय्यर। क्या नाम था? चार्ल्स अय्यर। चार्ल्स अय्यर ने इसको संभाला। यहाँ पर उद्योग की नीति थी, ब्रिटिश जो कंपनी थी उसने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए कई जगह। हुगली है, चंद्रनगर है आपका, ये फोर्ट विलियम है, विशाखापत्तनम, मछलीपत्तनम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, है ना आपका, ये है आपका मुंबई, आपका सूरत, आपका बड़ौदा। तो ये क्षेत्र हैं इन्होंने अपना स्थापित किया। फिर उसके बाद में 1717 में, इससे पहले औरंगजेब था 1707 में, मुग़ल साम्राज्य का जो शासक था 1707 में, उसकी मौत हो गई। किसकी? औरंगजेब की। उसके बाद में गद्दी पर बैठा फ़र्रुख सैयद। तो उसने एक शाही फरमान जारी किया 1717 में कि कंपनी के कर मुक्त व्यापार के लिए उनको अनुमति दे दी ब्रिटिश लोगों को। तो उन्होंने धीरे धीरे स्थापित कर दिया। उन्होंने अपने कब्जे में कई सारी ऐसी जगह थी, कई ऐसे प्लेसेस थे, वहाँ पर स्थापित कर दिया।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। इसके बाद हम डेनिश और फ्रांसीसियों को पढ़ाएंगे, तो आपको ब्रिटिशों की जो साम्राज्यवादी नीति थी उस पर भी चर्चा करेंगे अगले आने वाले पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।